नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारी केमिस्ट्री की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। अभी तक हमने 2 लेक्चर में 20-40 अच्छे क्वेश्चन किए हैं। आज 20 अच्छे क्वेश्चन में और आपके लिए लेके आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो RSM SSB LADC जूनियर अकाउंटेंट RAS रेलवे SSC है ना, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन से अपने को काफ़ी बातें सीखने को भी मिलती है। क्वेश्चन से और भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरू करें, आज के अच्छे 20 क्वेश्चन देखते हैं। आप एक नोटबुक लेके बैठा करो दोस्तों, इन क्वेश्चन से रिलेटेड मैं काफ़ी बातें बताता हूँ, उसको भी नोट करते रहा करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज देखो, नाभिक का आकार है नाभिक, नाभिक जिसे अपने इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। देखो, कोई परमाणु होता है, उसमें बीच में एक भाग होता है जिसे अपने नाभिक बोलते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। और नाभिक के चारों तरफ क्या होती हैं? ऊर्जा कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों तरफ क्या होती हैं? ऊर्जा कक्षाएं होती हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, है ना। नाभिक के चारों ओर क्या है? ऊर्जा कक्षाएं हैं। उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक नाभिक की जो त्रिज्या मानी जाती है ना, नाभिक की त्रिज्या वो मानी जाती है 10⁻⁻15 मीटर। कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, रेडियस वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। लेकिन एक पूरा जो एटम होता है ना, एटम, उसकी जो रेडियस होती है, उसकी जो त्रिज्या होती है वो मानी जाती है 10⁻10 मीटर। कितनी होती है? 10⁻10 मीटर। तो अपने को न्यूक्लियस के बारे में पूछा है। न्यूक्लियस का आकार है, मतलब ये अपने से पूछना चाह रहा है कि जो अपना नाभिक है उसकी त्रिज्या क्या है। तो उस समय अपने को आंसर देना है 10⁻15 मीटर। तो आंसर क्या हो गया? डी। द आंसर क्या है? सबसे सही है। समझ में आया क्वेश्चन? चले आगे। चलो नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखो दोस्तों, किसी भी परमाणु या तत्व में 3 कण देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर भी आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना। और न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 0। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश मतलब चार्ज कितना होता है ये अपने को बताना है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻19, प्रोटॉन पर भी 1.6 10⁻19 और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है, लेकिन एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत होता है। यानी प्रोटॉन पर आवेश प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस होता है। तो अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा हो गया? ये। कभी कभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं होता है, अभी दिया हुआ नहीं है, लेकिन मान लो इस ऑप्शन की जगह ऐसे आ जाए 1.6 10⁻19 कूलाम। इसका मतलब इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। ये आवेश किसके लिए हो गया? प्रोटॉन के लिए। और ये आवेश किसके लिए हो गया? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें दी हुई नहीं होती हैं, अपने जल्दीबाजी में 1.6 10⁻19 कूलाम करके आ जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाले केस में अपने को ध्यान रखनी होती है -1.6 10⁻19 कूलाम होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? अगर प्रोटॉन का पूछ लेता तो 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। कहीं ना कहीं आपको वो ऑप्शन दिया हुआ था, उसके आगे प्लस लगाया हुआ होता। चलो, काटने के पश्चात सेव के भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। देखो, सेव को काटना या फलों को काटना किसका उदाहरण होता है? भौतिक परिवर्तन का। जबकि सेव का भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अब जो भुरी हुई सेव है उसको पहले वाली सेव में नहीं बदल सकते, है ना। नहीं बदल सकते ना, यानी जो ओरिजिनल आपके पास में एप्पल है वैसी नहीं है वो। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है ना। सेव के अंदर आयरन होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उसका रंग कैसा पड़ जाता है? भूरा। निम्न में से एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो, ऑक्सीकारक कौन होते हैं? ऑक्सीकारक वो होते हैं जो दूसरों का तो क्या करते हैं?
दूसरों का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। जो दूसरों का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और उनके खुद का, है ना, उनके स्वयं का क्या हो जाता है ना, जो दूसरों का तो ऑक्सीडेशन कर देते हैं और उनके खुद का स्वयं का जो होता है वो अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयन, जिसे अपने बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों का तो ऑक्सीकरण कर देते हैं और खुद का उनका क्या हो जाता है, अपचयन। तो एक ऑक्सीकारक, यहाँ पर जो ऑक्सीकारक है ना वो कौन है, वो है KMnO4। एक ऑक्सीकारक और ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, K2Cr2O7, जिसे आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी क्या होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीकारक माना जाता है। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई। चलो आगे चले। चलो, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो देखो, कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होते हैं, जिसमें एक है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फुलरीन। एक होता है फुलरीन, जिसमें ग्रेफाइट की हम बात करें ना, तो ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होता है, जुड़ा रहता है ना। एक कार्बन परमाणु की वैलेंसी खाली रह जाती है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं, है ना। हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिसके कारण हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन का परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिसके कारण जो ग्रेफाइट होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है। इसलिए जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है ना, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पेंसिल में जो होती है रोड वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट, है ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ, पेंसिल है ना, पेंसिल, आप पेंसिल जो यूज करते हो लिखने वाली, वो जो होती है वो उसका में किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ग्रेफाइट का, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है, पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है, लेड जिसे अपने बोलते हैं, पीबी की परसेंटेज कितनी होती है, तो उसका आंसर देना होता है 0%, है ना। पेंसिल के ऊपर लेड पेंसिल लिखा हुआ होता है, शीशे जैसी चमक होती है इसलिए उसको लेड पेंसिल बोल देते हैं, बाकी होता क्या है उसके अंदर, ग्रेफाइट होता है और कुछ नहीं। ठीक है, टेट्राएथिल लेड TeL निम्नलिखित में से क्या है? देखो, वाहन जो होते हैं, व्हीकल्स, उनमें जो इंजन होते हैं उनकी आवाज को कम करने के लिए पेट्रोल में हम एक एंटी नोकिंग एजेंट मिला देते हैं, है ना। एंटी नोकिंग एजेंट मिला देते हैं जिसे हम अपस्फोटन रोधी पदार्थ बोलते हैं। वो अपस्फोटन रोधी पदार्थ है कौन सा, TeL, जिसे अपने बोलते हैं टेट्राएथिल लेड। तो टेट्राएथिल लेड एक एंटी नोकिंग एजेंट है जो वाहनों की इंजन की आवाज को कम करने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है। समझ में आई कहानी, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, अपस्फोटन रोधी यौगिक कौन है, टेट्राएथिल लेड। इसका काम क्या है, इंजन की आवाज को कम करना, किस पे, वाहनों में, व्हीकल्स में, राइट। चलो, निम्नलिखित में से एक को भारी जल कहा जाता है। तो भारी जल जो होता है वो होता है D2O। देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। आपको पता है जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, है ना। और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा है जिनके समस्थानिक के अलग अलग नाम हैं। ये क्या नाम है इसका, प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। ठीक है, तो ये जो ड्यूटेरियम है ना, ये ड्यूटेरियम नाम का समस्थानिक, इसका उपयोग भारी जल बनाने में किया जाता है। भारी जल, हैवी वाटर, हैवी वाटर में इसका यूज करते हैं हम, है ना। और भारी जल होता है, उसका फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है, D2O, है ना। सामान्य जल का फॉर्मूला है H2O। और सामान्य जल का आपको भार पूछ ले तो इसका भार कितना होता है, देखो इसका भार होता है 18,
कितना होता है 18। लेकिन D2O का आपको अगर भार पूछ ले, है ना, तो इसका D2O का भार कितना होता है? D2O का जो भार होता है वो होता है 20। कितना होता है? 20। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चले आगे। भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरी गैस का रिसाव हुआ था? तो आपको पता है एक यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन लिमिटेड एक कंपनी थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन लिमिटेड एक कंपनी थी। कहाँ पे? भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में, है ना। 2 दिसंबर 1984 में यहाँ पर क्या हुई थी? एक गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस का नाम है MIC, जिसे अपने बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये इतनी खतरनाक गैस थी कि काफ़ी लोगों ने अपने जीवन को खो दिया था, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। चलो, नीले थोथे का रासायनिक सूत्र है, देखो CuSO4.5H2O। इसे अपने बोलते हैं कॉपर सल्फेट, है ना। या इसे आप सही से नाम देखो तो ये है पेंटा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। पेंटा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। इसी को हम क्या बोलते हैं? नीला थोथा कहते हैं। इसी को अपने क्या बोल देते हैं? नीला थोथा कह देते हैं। तो नीले थोथे का रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CuSO4.5H2O, पेंटा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। चलो, अम्ल होते हैं। देखो, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था आरेनियस। उसने कहा था अम्ल वो होते हैं जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, है ना। तो H पॉजिटिव आयन दाता जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? और अम्ल की क्या खासियत होती है? अम्ल की एक खासियत होती है कि ये जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। और एक लिटमस पत्र होता है, उस लिटमस पत्र का नाम देखो, लिटमस पत्र कई कलर के होते हैं। तो नीले रंग का जो लिटमस पेपर है ना, नीले रंग के लिटमस पेपर की मैं बात करूं, है ना, नीले रंग के लिटमस पेपर को ये जो अम्ल होता है वो किस में बदल देता है? वो लाल रंग में बदल देता है। किस में बदल देता है? रेड कलर में बदल देता है, रेड कलर में, है ना। ब्लू कलर के लिटमस पेपर को, है ना, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड कलर में कर देता है। तो अम्ल वो है जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं और नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे भी होते हैं, है ना। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे भी होते हैं। चलो, 18 कैरेट सोने में होता है ना, 18 कैरेट सोना। देखो, शुद्ध सोना जो होता है ना, शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। आपको पता है सोने की जो शुद्धता है वो कैरेट में मापी जाती है और शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का है। और आभूषण बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए हम 22 कैरेट सोना काम में लेते हैं। कितने कैरेट सोना काम में लेते हैं दोस्तों? 22 कैरेट सोना काम में लेते हैं, है ना। और सोने में मतलब शेप देने के लिए, थोड़ी मजबूती लाने के लिए उसमें अपने क्या मिला देते हैं? कॉपर मिला देते हैं, तांबा मिला देते हैं, ताकि जो आभूषण है उसके आकार आ सके। तो देखो, टोटल 24 कैरेट सोना है। उस 24 कैरेट सोने में अपने ने 18 कैरेट सोना यूज किया है। इसका मतलब सोना कितने प्रतिशत यूज किया है? 6 × 18, 6 × 24, इसको काटा कितना आया? 25, 25 दिया कितना आ गया? 75% आपने क्या है? सोना यूज किया है। यानी 18 कैरेट सोने में जो सोना है ना वो कितना है? 75% है। तो 100 में से अगर मैं 75% घटा दूं तो 25% उसमें क्या यूज हो रखा है? कॉपर यूज हो रखा है। अपने कहते हैं ना सोने में अपने खाद मिलाते हैं। देखो, सोना जो होता है ना वो बहुत सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय मेलिएबल सोना ही होता है ना। किसी धातु को पीट कर शीट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता कहलाता है। सोने की आघातवर्धनीयता सबसे ज्यादा होती है। 1 ग्राम सोने से अपने 1 मीटर स्क्वायर की शीट बना सकते हैं।
तो शुद्ध सोने के अगर आप आभूषण बनाओगे ना तो उनका आकार फिक्स नहीं रह पाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसमें थोड़ी कठोरता लाने के लिए उसमें हम कॉपर मिला देते हैं, है ना। अपने जब ज्वेलरी बनाते हैं तो 22 कैरेट सोना यूज में लेते हैं, 24 कैरेट शुद्ध सोना यूज में नहीं लेते हैं, है ना। अब ये कह रहा है 18 कैरेट सोना आपने काम में लिया, इसका मतलब सोने की प्रतिशतता कितनी है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, 24 में अपने 18 निकाल लिया तो कितना आया 75%। इसका मतलब 25% इसमें क्या मिलाया हुआ है, कॉपर मिलाया हुआ है। ये कहानी समझ में आई आपको, है ना। और सोने का सिंबल क्या होता है, AU, गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है AU, जिसे अपने बोलते हैं औरम। क्या कहते हैं, औरम कहते हैं। चलो, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है, बॉक्साइट, बॉक्साइट जिसकी कच्ची धातु है वो है एल्यूमिनियम, है ना। बॉक्साइट ऐसे समझ लो धातु होती हैं वो अयस्क के रूप में मिलती है, ओर के रूप में मिलती है। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है ना, एल्यूमिनियम देखो लोहे का सिंबल Fe होता है, जिंक का सिंबल Zn होता है, टिन का सिंबल Sn होता है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है। तो लोहा जो है, सॉरी एल्यूमिनियम जो है उसका एक अयस्क है, एक ओर है, ओर, उस ओर को अपने बोलते हैं बॉक्साइट। ये एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है जिससे अपने एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, है ना। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट जिससे अपने एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, ठीक है। Fe का मतलब क्या हो गया बताओ दोस्तों, Fe का मतलब हो गया फेरम। और लोहे का जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है अपने हेमेटाइट, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है वो लोहे के क्या है, प्रमुख अयस्क है ना। जिंक है, जिंक का जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है जिंक ब्लेंड, है ना। जिंक ब्लेंड है वो जिंक का प्रमुख अयस्क है। कैलामाइन है, कैलामाइन है वो जिंक का प्रमुख अयस्क है ना। जिंकाइट है वो जिंक का प्रमुख अयस्क है। टिन, एसन, एसन का मतलब क्या होता है, एसन का मतलब होता है स्टेनम। क्या होता है, स्टेनम। तो ये कुछ बातें बताई है, आप लोग याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है, यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है ये पूछना चाह रहा है, तो उसमें आंसर क्या देना होगा, एल्यूमिनियम। चलो, निम्न में से किस उपकरण में पारे यानी मरकरी यानी Hg का उपयोग होता है। देखो बैरोमीटर है, बैरोमीटर में Hg का उपयोग होता है, ठीक है। उपयोग नहीं होता है, सॉरी नहीं होता है पूछ रहा है। स्फिग्मेनोमीटर है, इसमें Hg मरकरी का उपयोग होता है। सोनोग्राफी में नहीं होता है, थर्मामीटर में होता है। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो गया, स। अब देखो मैं थोड़ा यूज भी बता देता हूं। बैरोमीटर का यूज क्या है, बैरोमीटर का जो यूज है वो है वायुमंडलीय दाब मापने में। वायुमंडलीय दाब को मापने में किसका यूज करते हैं, बैरोमीटर का। एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में हम यूज करते हैं बैरोमीटर को, है ना। वायुमंडलीय दाब मापने में हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। स्फिग्मेनोमीटर का यूज कहाँ होता है, स्फिग्मेनोमीटर का यूज होता है ना, रक्त दाब मापने में। रक्त दाब जिसे अपने बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर रक्त दाब को मापने में अपने स्फिग्मेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में, है ना। बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में, है ना। शरीर के ताप के मापन में, शरीर के ताप को मापने में, अपने ताप को मापने में अपने किसका यूज करते हैं, है ना, अपने थर्मामीटर का यूज करते हैं। और जो थर्मामीटर है, अच्छा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है, ये कुछ क्वेश्चंस बन के आते हैं दोस्तों। रूम टेम्परेचर अपने कितना मानते हैं, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे सही आंसर कौन सा है, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी फीटस की जांच के लिए होता है, भ्रूण की जांच के लिए होता है ना। चलो, निम्न में से किस उपकरण में मरकरी पारे का उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर, स्फिग्मेनोमीटर, थर्मामीटर तीनों में होता है, सोनोग्राफी में नहीं होता है। और बैरोमीटर का यूज मैंने बता दिया, वायुमंडलीय दाब मापने में होता है, स्फिग्मेनोमीटर का रक्त दाब मापने में, थर्मामीटर का शरीर को ताप मापने में, है ना, थर्मोमीटर का यूज करते हैं। चलो 14 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय। निम्नलिखित में से एलॉय मिश्र धातु कौन सी है, एलॉय कौन सी है? तो देखो निकल है, निकल तो एक एलिमेंट हो गया, तत्व हो गया। एल्यूमिनियम भी एक एलिमेंट हो गया, तत्व हो गया। तांबा, कॉपर जिसे हम क्यूप्रम कहते हैं, ये भी एक एलिमेंट हो गया, तत्व हो गया। तो जो जर्मन सिल्वर है ना, जर्मन सिल्वर की हम बात करें, जर्मन सिल्वर की हम बात करें तो वो क्या है, एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है ना, जो किन से मिलकर बनी हुई होती है, जो निकल, तांबा और जिंक से मिलकर बनी हुई होती है ना। निकल, कॉपर और जिंक से मिलकर बनी हुई होती है। इसकी चमक ऐसे चांदी जैसी होती है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर बोल देते हैं, है ना। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की परसेंटेज कितनी होती है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर की जो परसेंटेज है वो होती है 0। क्या होती है? 0। समझ में आई कहानी यहाँ तक? चलें आगे, चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, तो उसका आंसर क्या होगा? जर्मन सिल्वर। यहाँ पर निम्नलिखित में से मिश्र धातु कौन सी है? जर्मन सिल्वर। चलो 15 नंबर क्वेश्चन, सामान्य तापमान पर एक मात्र तरल धातु है, सामान्य तापमान पर एक मात्र तरल धातु है। तो तांबा, कॉपर, आर्सेनिक, पारा जिसका सिंबल होता है मरकरी Hg, सीसा, लेड जिसे अपने बोलते हैं Pb, सीसा मतलब हो गया लेड, पारा मतलब हो गया मरकरी, आर्सेनिक और कॉपर, तांबा। देखो एकमात्र धातु ऐसी है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, वो है पारा, है ना, जो कि रूम टेम्परेचर पर भी क्या होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या होती है, तरल अवस्था में होती है। सीजियम और गैलियम भी तरल धातु होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर वो ठोस अवस्था में होती है, और बॉडी टेम्परेचर पर वो क्या है, वो लिक्विड स्टेट में होती है, तरल अवस्था में होती है। तो सामान्य तापमान में एक मात्र तरल धातु कौन सी है, तो उस समय आंसर देना होता है पारा, सर। उस समय आंसर क्या देना होता है? सर। चले आगे, चलो ये देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था इन दिनों सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो सिंबल से रिलेटेड बातें आप ध्यान में रखना। देखो इनको सुमेलित करना है, तो ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो आयरन की बात करें तो आयरन का सिंबल क्या होता है, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का सिंबल होता है ओरम, सिल्वर चांदी की बात करें तो उसका सिंबल होता है ये, मरकरी पारे की बात करें तो उसका सिंबल होता है Hg, हाइड्रोजीरम, है ना। तो देखो ए को किससे मिलाया? 1 से, तो 1 तो तीनों में है, ठीक है। बी को किससे मिलाया? 3 से, तो 3 किस में है? इसमें है सिर्फ, तो यही अपना आंसर हो गया। बाकी में तो 3 दिख नहीं रहा, तो ये राइट हो गया। और भी चेक कर लेते हैं, सी को किससे मिलाया? चौथे से, सी को चौथे से, और डी को किससे मिलाया? दूसरे से, डी को दूसरे से। तो सबसे सही आंसर कौन सा हुआ? ये हुआ द। तो सुमेलित किया तो आंसर कौन सा निकल के आया? द, है ना। सिंबल अपने को पता होना चाहिए। तीसरी अपनी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, काफी सिंबल मैंने आपको सिखा दिए हैं। अगर आपको पहला दूसरा जो लेक्चर है उसकी पीपीटी चाहिए तो अचीवर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी पीपीटी मिल जाएगी। आप उससे पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसका एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे देखिए, काफ़ी सीखने को मिलता है। मैं पीपीटी जब डालता हूं तो उसमें आंसर नहीं लगाता हूं, ताकि बच्चे सेल्फ करें, है ना। उसको फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखने में यूट्यूब पर बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसको अपनी गलती पता चल जाती है कि क्या गलती मेरे से हो रही है। एक प्रकार से ये आपका टेस्ट ही है, ऐसे समझ लो। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? देखो आपको पता है कोयला जिसमें कार्बन की परसेंटेज अच्छी हो वो अपने को अच्छी ऊष्मा देगा और धुआं कम देगा, लेकिन वो कोयला जिसमें कार्बन की परसेंटेज कम हो वो आपको धुआं ज्यादा देगा और ऊष्मा हीट कम देगा, राइट। तो कार्बन की परसेंटेज के बेसिस पर अपने कोयले को, कोल को 4 भागों में बांट देते हैं। मैं कोल की बात करूं, कोयले को बात करूं तो 4 प्रकार का कोयला होता है। एक होता है पिट, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है बिटुमिनस, और एक होता है एंथ्रेसाइट। एक कोयला होता है उसका नाम क्या है? एंथ्रेसाइट। ये 4 प्रकार का क्या है? कोयला अपने को
देखने को मिलता है। पिट नाम का जो कोयला होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 50 से 60%। लिग्नाइट नाम का कोयला है उसमें कार्बन की परसेंट है 60 से 70%। बिटुमिनस नाम का जो कोयला है उसमें कार्बन की परसेंटेज है 70 से 80%। और एंथ्रेसाइट नाम का कोयला है उसमें कार्बन की परसेंट है 90 से 95%। राइट, चलो सबसे, अब इसमें देखो मैंने क्या बताया था, कार्बन की परसेंटेज जितनी कम होगी वो उतना ही घटिया क्वालिटी का कोयला होगा, जो अपने को हीट ऊष्मा तो कम देगा और स्मोक धुआं ज्यादा देगा। तो यहां पर सबसे लो क्वालिटी का कोल कौन सा देखने को मिल रहा है? पिट। इसे सबसे निम्न स्तर का कोयला या लो क्वालिटी कोल भी कहा जाता है। ये सबसे निम्न स्तर का कोयला है, इसे लो क्वालिटी कोल या सबसे निम्न स्तर का कोयला बोलते हैं। सबसे उच्च स्तर का कोयला कौन सा होगा? जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी, यानी वो ऊष्मा अपने को अच्छी देगा और उससे हीट आपको कम देखने को मिलेगी। तो सबसे उच्च स्तर का कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। ये हाई क्वालिटी का क्या है? कोल है। राइट, यहां तक कहानी आपको शायद पता भी होगी। लिग्नाइट की बात करते हैं, है ना। लिग्नाइट जो होता है इसे ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं। इसे ब्राउन कोल, भूरा कोयला भी बोलते हैं। किसको? लिग्नाइट को। और जो बिटुमिनस होता है ना, बिटुमिनस, इसे अपने डोमेस्टिक कोल के नाम से भी जानते हैं। डोमेस्टिक कोल, घरेलू जो कोयला होता है, घरेलू कामों में जो पर्पज में यूज लिया जाता है वो कौन सा होता है? बिटुमिनस होता है। कौन सा होता है? बिटुमिनस। तो देखो मैंने कोल से रिलेटेड काफी बातें आपको बता दी, आपके कंपटीशन के पर्पज से आप लिख सकते हो इनको। तो अपने से अब क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर आते हैं। अपने से पूछा निम्न में से भूरा कोयला किसको कहते हैं? तो बताओ किसको कहते हैं? लिग्नाइट को। तो आंसर क्या देना है? द लिग्नाइट। लिग्नाइट को अपने ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं। ठीक है। एंथ्रेसाइट को अपने हाई क्वालिटी का कोल, उच्च स्तर का कोयला बोलते हैं। बिटुमिनस, इसे अपने डोमेस्टिक कोल, घरेलू कोयला बोलते हैं। कोक जो होता है इसे स्मोकलेस कोल के नाम से भी जाना जाता है। स्मोकलेस कोल के नाम से भी जाना जाता है ना। कोयले को गर्म करके इसमें से अपने अशुद्धियां बाहर निकाल देते हैं। यह धुआं रहित कोयला होता है जो बड़ी बड़ी फर्नेस भट्टियों में इसका यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में। चलो, चूहे के विष का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो, व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना दोस्तों, व्हाइट फॉस्फोरस, उसका उपयोग चूहा विष बनाने में करते हैं। चूहा विष बनाने में करते हैं। और चूहे विष का फॉर्मूला होता है Zn3P2, जिसे अपने बोलते हैं जिंक फॉस्फाइड। तो देखो इसमें जिंक फॉस्फाइड कहाँ लिखा हुआ है? जिंक ऑक्साइड, ये चूहे के विष का सूत्र नहीं है। पोटेशियम साइनाइड ये नहीं है। लेड नाइट्रेट ये नहीं है। क्या है? जिंक फॉस्फाइड, है ना। जिंक फॉस्फाइड या फॉस्फाइड जो है वो चूहा विष है, चूहा विष, है ना। ऊंदरे मारने की दवाई कौन सी है? जिंक फॉस्फाइड। चलो 19वां देखो, रक्त का पीएच होता है। तो आपको पता है ब्लड, रक्त का पीएच होता है 7.4। तो राइट कर दिया आपने। यानी अपना जो रक्त होता है वो कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये बात ध्यान रखना। कभी आपसे पूछ ले रक्त कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी हल्का कड़वा होता है। 8.4 किसकी पीएच है पता है आपको? सी वाटर, समुद्र जल जो होता है, समुद्र का जल, समुद्री जल का जो पीएच होता है वो होता है 8.4। 7 नंबर पीएच किसका होता है बताओ? बारिश के जल का। बारिश के जल का पीएच 7 नंबर होता है। या डिस्टिल्ड वाटर जो लैब में प्रिपेयर किया जाता है, अशुद्ध जल, है ना, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसका जो पीएच होता है वो होता है 7। और पीएच अगर 5.6 या इससे कम हो जाए, बारिश हो रही है, जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध माना जाता है, यानी उसकी पीएच कितनी होती है? 7। अगर बारिश का जल है ना, उसकी पीएच 5.6 या इससे कम हो जाए ना, तो ऐसे बारिश को अपने अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन।
और उस अम्लीय वर्षा के कारण ही क्या है, ताजमहल है उसका रंग पीला होता जा रहा है। उस रोग को अपने कह देते हैं स्टोन कैंसर। क्या कह देते हैं, स्टोन कैंसर। तो 5.6 से कम जो पीएच होता है ना, वो होता है अम्लीय वर्षा का, अम्लीय वर्षा, जिसे अपने बोलते हैं एसिडिक रेन, एसिडिक रेन। समझ में आई बालक बात? चलें आगे, चलो। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग में किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है, रासायनिक पदार्थ कौन सा है? एक तो होती है नेचुरल रेन, है ना, प्राकृतिक बारिश, और एक होती है आर्टिफिशियल रेन, अपने केमिकल का यूज करके, है ना, बारिश करवाते हैं। तो कृत्रिम वर्षा के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का भी यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का भी यूज कर सकते हैं, है ना। यानी सबसे सही जो आंसर है वो कौन सा है, स। सबसे सही आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, स। सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों का उपयोग कृत्रिम वर्षा, है ना, आर्टिफिशियल रेन में किया जाता है। तो कभी कभी पेपर में सिल्वर आयोडाइड नहीं लिख के सिल्वर ब्रोमाइड लिखा हुआ जाता है, कभी कभी सिल्वर ब्रोमाइड नहीं लिख के सिल्वर आयोडाइड लिखा जाता है, कभी कभी दोनों ही लिखे आ जाते हैं। तो बोथ ऑप्शन में होते हैं जो अपने ने देखे हैं। समझ में आए? कैसे लगे आपको आज के जो 20 क्वेश्चन हैं? कमेंट किया करो, जो भी आपकी फीलिंग्स होती है उसको कमेंट में जरूर लिखा करो। फीलिंग्स पॉजिटिव होनी चाहिए थोड़ी, है ना। आप कमेंट करते हो, आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो हम टीचर लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और आप लोगों के लिए और अच्छा करने का हमारा मन करता है। आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ अगर चाहिए तो अचीवर्स के टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ है वो डाल दी जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। उस पूरी पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहाँ यूट्यूब पे आपको दे ही रहा हूँ, तो आपके क्या होगा, टेस्ट हो जाएगा। पीडीएफ में देखो मैं आंसर लगाना पसंद नहीं करता हूँ, उसके पीछे कारण ये होता है कि आंसर लगाया होता है ना, तो बच्चे का जब बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है तो सीधी नज़र उसके आंसर पे जाती है। अगर 4 ऑप्शन में आंसर नहीं लगाया होता है ना, तो बच्चा प्रैक्टिस करता है, उसके लिए वो पीडीएफ एक टेस्ट के फॉर्म में आ जाती है। तो इसलिए पीडीएफ में मैंने कहीं पे भी आंसर नहीं लगाया, ताकि वो आपके लिए एक टेस्ट बन जाए। 20 का 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपने वीडियो देख लिया, 20 क्वेश्चन करके देखो आप, है ना, या अभी आपने वीडियो देखा है अब आप 20 क्वेश्चन करके देखो, है ना, तब आपको मजा आएगा कि वास्तव में है क्या। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे 20 क्वेश्चन लेके आएंगे केमिस्ट्री के। 10 लेक्चर अपने केमिस्ट्री के चलेंगे, आपको 200 अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे पीडीएफ में, और एक्सप्लेनेशन में आपको पता है हर क्वेश्चन में मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, है ना। तो ऐसे करके जब पूरा सेशन केमिस्ट्री का 10 लेक्चर में हो जाएगा ना, तो आपके पास में कम से कम 500-600 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। फिर ऐसे ही अपने 10 अच्छे लेक्चर्स बायो के लिए लेके आएंगे, ऐसे ही 10 अच्छे लेक्चर्स अपने फिजिक्स के लिए लेके आएंगे, है ना। लगभग 1500 से 1800 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, और पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास में क्वेश्चंस जो होंगे वो हो जाएंगे 600 लगभग। तो काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर इन वीडियोस को देखोगे और आपने साइंस पढ़ रखी है तो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा, और नहीं भी पढ़ रखी है ना, तो साइंस पढ़ने का मन करेगा आपको। ठीक है, बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और कोई मन में बात है तो उसको कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अधिक अच्छे क्वेश्चन के साथ में और अधिक ऊर्जा के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।